हमने करा था सोर्सेज ऑफ क्राइम लास्ट क्लास में, क्रिमिनल लॉ, इंडियन पिनल कोड हमने कर लिया था। अब हम करेंगे आज सीआरपीसी, ठीक है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 सीआरपीसी। द ऑब्जेक्ट ऑफ सीआरपीसी इज टू प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल ऑफ ऑफेंडर्स। तो किस तरह से किसी क्रिमिनल केस के अंदर आप इन्वेस्टिगेट करेंगे और किस तरह से उसका मामला चलेगा, ऑफेंडर का केस मामला जो है आपका कोर्ट में चलेगा, वो सारा प्रोसीजर जो है आपका सीआरपीसी 1973 में दिया हुआ है। इट ले डाउन द रूल फॉर कंडक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, किस प्रकार आपको इन्वेस्टिगेशन करना इनटू द ऑफेंसेस बाय द पुलिस, प्रोसीडिंग्स इन कोर्ट अगेंस्ट एनी पर्सन हु हैज कमिटेड एन ऑफेंस अंडर एनी क्रिमिनल लॉ। तो पुलिस किस तरह से जो है वो विटनेस को फाइंड आउट करेगी या जो भी करेगी, वो किस किस स्टेप्स के लिए क्या क्या उनको करना है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड देयर। वेदर इट्स एन आईपीसी, इट इज आईपीसी और क्राइम क्लासिफाइड एनी अदर लॉ। तो आईपीसी के भी लॉ हो का वो क्राइम हो या कोई और क्राइम जो अलग से स्टैचू में मेंशन है कहीं और जगहों में, उन सब का भी क्या मेथड रहेगा, वो मेथड सारा का सारा मेथड टू इन्वेस्टिगेट सीआरपीसी में है। टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस कवर्ड, ऑल सच ऑफेंसेस आर कवर्ड बाय सीआरपीसी व्हिच आर मेंशन्ड इन आईपीसी। तो जितने भी आपके आईपीसी में मेंशन है वो सारे के सारे सीआरपीसी में उनका मेथड आपका क्लियरली लिखा हुआ है। द लीगल मीनिंग एंड वेदर एन एक्ट विल कंस्टिट्यूट अ क्रिमिनल ऑफेंस और नॉट इज नॉट इज प्रोवाइडेड इन द आईपीसी। कोई चीज क्राइम है या नहीं वो आईपीसी में मेंशन है और उसका प्रोसेस क्या है वो सारा सीआरपीसी में मेंशन है। The procedure of initiating prosecution for a criminal offence is provided in CRPC. वन मार्कर की लाइन fill in the blanks की तरह आ सकती है। CRPC provides the manner and the place where investigation, inquiry and trial of an offence shall take place. किस तरह से होगा। Classification of offences depending upon nature and gravity of the offence, किस प्रकार का, कितना हीनियस क्राइम है, कितना कम हीनियस क्राइम है, कितना छोटा क्राइम है, कितना बड़ा क्राइम है, सीआरपीसी ने क्लासिफाई करा है क्राइम्स को अंडर दिस ऑफेंसेस, जिसमें से एक चीज पेपर में जरूर आ रही है, ठीक है। बेलेबल जिसमें आपको छूट मिल सकती है और नॉन बेलेबल जिसमें आपको छूट नहीं मिल सकती। तो इन सर्टेन माइनर ऑफेंसेस जो छोटे मोटे आपके पेटी क्राइम्स होते हैं, इसमें जो है आपको बेल मिल जाती है। बेल मतलब कि आपके ऊपर केस तो चल रहा है पर आप घर जा सकते हो, घर में रह सकते हो। जिस दिन आपकी कोर्ट की प्रोसीडिंग होगी, जिस दिन आपका कोर्ट में मामला होगा, उस दिन आप आ जाना कोर्ट में, बाकी दिन घर में रहो, अपना काम करो, जो करना है करो, अपनी लाइफ नॉर्मल है आप लीड कर सकते हो। तो माइनर केसेस के लिए बेल मिल जाती है, ठीक है। वहीं पे आपके सीरियस ऑफेंस होते हैं, वहां पे आपको बेल नहीं मिलती है। तो वर्ड है मोर सीरियस ऑफेंसेस, वहां पे बेल नहीं मिलती है, ठीक है। ऐसे सीरियस ऑफेंसेस के अंदर बेल देनी है या नहीं देनी है ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे ऑफेंसेस को जिसमें जनरली बेल नहीं मिलती है, जैसे जनरली आपको घर जाने के अलाउ नहीं करते हैं, उसे नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कहते हैं। Cognizable and non-cognizable offences. Certain offences are so serious that any police officer can investigate and arrest an accused even without obtaining the warrant. तो जिसके अंदर आपको वारंट की भी जरूरत नहीं, आप सीधा अक्यूज को पकड़ो और जेल के पीछे डाल दो, जैसे मर्डर का केस हो गया, उसे कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। पेपर में आपको मर्डर का अगर केस पूछो और विच टाइप ऑफ आपको ऑफेंस पूछ लेंगे तो आपको कॉग्निजेबल डालना है मर्डर को, क्योंकि पेपर में आया हुआ है स्पेसिफिकली मर्डर डाल के उन्होंने पूछा है कि कौन से तरीके का ऑफेंस होगा कॉग्निजेबल। इन अदर केसेस सच आर क्रिमिनल, जैसे कि आप क्रिमिनली डिफेमेशन कर रहे हो, किसी को आप बदनाम कर रहे हो, उसके अंदर आपको जो है सच एज क्रिमिनल डिफेमेशन द पुलिस मस्ट वेट फॉर द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट बिफोर इन्वेस्टिगेट एंड अरेस्टिंग द अक्यूज्ड। जिसके अंदर आपको जो है छोटे ऑफेंसेस वगैरह हो गए जिसके अंदर वारंट चाहिए, उसे नॉन कॉग्निजेबल बोलते हैं। क्रिमिनल डिफेमेशन कीवर्ड ये याद रखना। Compoundable and non-compoundable. In certain offences, the state which conduct the prosecution accused can come to an arrangement where instead of being imprisoned, आप छोटा सा फाइन भरो, उसको जो है कंपाउंडेबल ऑफेंस कहते हैं। जैसे कि मास्क लगाया है, मास्क उतरने पे अगर आपने, दुनिया में लोगों को काम ही नहीं करती हूँ, तो मेरी माँ को तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैं कुछ काम नहीं करती हूँ, तो जब मर्जी फोन करती है वो औरत मुझे। हाँ, कंपाउंडेबल कुछ आपके ऐसे केसेस होते हैं जिसमें जो है आपको पनिशमेंट देने की जगह आप थोड़े से पैसे दे दो और आप बच जाओगे। जैसे कि मास्क नहीं लगाया तो कितने हजार रुपए देने हैं आपने, कितने हजार रुपए दो, 2000, दिल्ली में 2000 हो गया है, ठीक है। आप जो है टिकट लेके नहीं ट्रैवल कर रहे हो ट्रेन में या बस में, तो आप पैसे भरो। उन चीजों को ये कंपाउंडेबल ऑफेंस कहते हैं जिनके अंदर आप पैसे देके छूट सकते हो, चालान वालान वाले, ठीक है।
इसके अंदर यहाँ पे आप बिना टिकट के पकड़े जा रहे हो, बस और ट्रेन में सफर करते हो तो आप फाइन भर दो, ठीक है। आप चालान भर रहे हो, आप मास्क नहीं लगाने का पैसा भर रहे हो, वो सब कंपाउंडेबल में होते हैं, ठीक है। इन दिस केस द ऑफिसर फाइनिंग यू इज इन फैक्ट द कंपाउंडिंग योर ऑफेंस, आपके ऑफेंस का पैसा लेके आपको छोड़ रहा है। ऑफ कोर्स नॉट ऑल ऑफेंसेस आर कंपाउंडेबल, किसी का मर्डर करके आप पैसे देके नहीं छूट सकते हो। इट वुड नॉट बी डिजायरेबल कि मर्डरर्स जो है पैसे दें और अपना बच जाए क्राइम करके। बेलेबल, नॉन बेलेबल, छूट मिल सकती है, नहीं मिल सकती। कॉग्निजेबल, जिसके अंदर आपको वारंट की जरूरत नहीं है। नॉन कॉग्निजेबल, वारंट की जरूरत है। कंपाउंडेबल, पैसे देके छूट सकते हो। नॉन कंपाउंडेबल, पैसे देके भी नहीं छूटोगे। क्लियर है, पेपर में आ जाएगा। मर्डर इन्होंने नॉन कंपाउंडेबल दिया, इन्होंने मर्डरर्स की बात करी है, ठीक है। मर्डरर पैसे देके छूट जाए, तो मर्डरर पैसे देके छूटने वाली अगर बात कर दी तो नॉन कंपाउंडेबल में। पर मर्डर एज अ क्राइम जो है, किसी ने मर्डर किया है तो कौन से टाइप का ऑफेंस होगा, तो आप नॉन कॉग्निजेबल ही लिखोगे, ठीक है। आया हुआ पेपर में इसका कॉग्निजेबल वर्ड था, ठीक है। द सीआरपीसी लिस्ट वेरियस ऑफेंसेस अंडर आईपीसी विच आर कंपाउंडेबल, तो क्लियरली मेंशन है कौन कौन से कंपाउंडेबल आपके ऑफेंसेस हैं। Of these 21 offenses may be compounded by the specific aggrieved party without the permission of the court. इसमें आपको कोर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं, आप सीधा सीधा भरो, जैसे वही ट्रैफिक के चलान वगैरह ये सब। एंड 36 विदाउट कोर्ट परमिशन आप नहीं भर सकते हो, तो कोर्ट आपका चलान पूरा का पूरा देखेगी उसमें। यहाँ तक क्लियर हुआ? बोल बोल के मेरा गला जा रहा है। स्टेजेस 6 मार्क्स का टॉपिक है। स्टेजेस इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ द ऑफ एन ऑफेंस। ये जो सारी स्टेजेस है ये आपका 6 मार्क्स का टॉपिक आ सकता है। एक सेकेंड ब्रेक ले लूं। ओके, स्टेजेस इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ एन ऑफेंस, कोई रीड कर देगा एक बार, मुझे थोड़ा थ्रोट में दिक्कत हो रही है। तो आपकी जो है मेजरली 2 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले जो है आपका फर्स्ट स्टेज में जो है पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है केस के अंदर। पुलिस जो है, एक सेकेंड, पुलिस जो है आपकी इन्वेस्टिगेट करती है, और इन्वेस्टिगेशन कब शुरू होती है, जब उनके पास कोई आके कंप्लेंट करता है। तो जनरली आपका विक्टिम आके ही कंप्लेंट करता है, बट कोई और पर्सन भी ऑन द बिहाफ ऑफ विक्टिम आके कंप्लेंट फाइल कर सकता है। उस कंप्लेंट को ये एफआईआर कहते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो पहली स्टेज आपकी यही होती है, पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट करती है विक्टिम के कहने पे या किसी और के कहने पे विक्टिम द्वारा। सेकेंडली, बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ द पुलिस, पुलिस जो रिपोर्ट सबमिट करती है उसके द्वारा स्टेट डिसाइड करती है, कोर्ट डिसाइड करता है कि क्या उस इंसान के ऊपर केस फर्दर चलना चाहिए या उसको छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस पे आते हैं। इन्वेस्टिगेशन का जो प्रिलिमिनरी स्टेज है, फर्स्ट स्टेज आपकी जो है इन्वेस्टिगेशन होता है, और वो एफआईआर होने के बाद ही होती है, जो कोई भी कर सकता है, या विक्टिम कर सकता है या फिर कोई और जो विक्टिम नहीं है वो भी आके एफआईआर दर्ज कर सकता है और पुलिस को बता सकता है कि ऐसा ऐसा ऑफेंस हुआ है। अगर एफआईआर के बेसिस पे पुलिस को लगता है कि हाँ कुछ सही में क्राइम हुआ है, तो पुलिस की ड्यूटी है वहां पे जाना, इन्वेस्टिगेट करना कि कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और अगर वो ऑफेंडर को पकड़ सकते हैं तो उसको पकड़ना। इतना समझ में आया? तुमने आगे पढ़ लिया? कनिका नहीं पढ़ा? रुको। तो अब जो है सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्टेज हुआ जिसके अंदर एफआईआर दर्ज हुई और वहां जाके पुलिस पहुंच गई। अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी। इन्वेस्टिगेशन प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ, इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपके जो है फैक्ट सर्कमस्टांसेस को जाना जाता है, समझा जाता है, और इसमें पुलिस के जो जो स्टेप रहेंगे, पुलिस ऑफिसर क्या क्या स्टेप लेगा वो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। सबसे पहले उस जगह पे पहुंचेगा जहाँ क्राइम हुआ, वहाँ के फैक्ट सर्कमस्टांसेस को जानेगा। अगर वहां पे कोई सस्पेक्ट उसको लगता है कि इसको उठा के जेल में डालना, तो उसको पकड़ के जेल में डालेगा, उसको पकड़ लेगा, अपनी गिरफ्त में ले लेगा। देन वहां पे जितने भी एविडेंसेस इकट्ठे होते हैं, कोई फोटोग्राफ्स खींचनी है, कुछ भी आपको डेटा इकट्ठा करना है, वहां पे आप एग्जामिन करने के बाद विटनेसेस जितने भी एविडेंसेस है उनको इकट्ठा कर सकते हो। जो लोग उनको लगते हैं कि वहां पे थे क्राइम के टाइम पे, उनका बयान लेना, या उनको लगता है कि ये काम आ सकता है, उन सबका बयान लेना वहां पे, एंड उनकी स्टेटमेंट्स को लिखना, और जगहों को सर्च करना जहाँ पे उन्हें लगता है कि नेसेसरी है और आपको हेल्प, केस को सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। उसके बाद ओपिनियन लेना कि क्या जो हमें मटेरियल मिला है, जो जो एविडेंसेस मिले हैं, जितने हमें बयान मिले हैं, उसके बेसिस पे केस बनता है कि नहीं बनता है। फॉर्मेशन ऑफ एन ओपिनियन एज टू वेदर ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल कलेक्टेड देयर इज अ केस टू प्लेस द अक्यूज्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट और ट्रायल, एंड इफ सो टेकिंग द नेसेसरी स्टेप्स फॉर फाइलिंग द चार्जशीट। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि जितना हमें मटेरियल एविडेंस मिला है, जितने हमें गवाह मिले हैं, जो भी चीज़ें हमें स्टेटमेंट्स मिली हैं, उन सब के बेसिस पे केस बनता है,
और जज के सामने मामला लेके जाना चाहिए, तो वो चार्जशीट फाइल करते हैं। चार्जशीट फाइल करना इज द लास्ट स्टेप ऑफ अ पुलिस ऑफिसर। द मोमेंट चार्जशीट फाइल हो जाती है तो वो जो है वो आपका कोर्ट केस बन जाता है। कोर्ट केस के बाद पुलिस का रोल खत्म, कोर्ट का रोल शुरू हो जाता है। तो इन्वेस्टिगेशन वहीं खत्म होती है जहां पे पुलिस की जो चार्जशीट रिपोर्ट थी मैजिस्ट्रेट के पास पहुंच गई। यहाँ तक समझ में आया? अगर पुलिस वाला पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, अगर पुलिस वाला आपके मामले को इन्वेस्टिगेट करने से ही मना कर देता है, ठीक है, तो इन ऑल केसेस अ पर्सन कैन प्रोसीड डायरेक्टली टू फाइल अ कंप्लेंट विद द मैजिस्ट्रेट हु मे ईदर प्रोसीड टू ट्राई द केस और ऑर्डर द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट द ऑफेंस एंड फाइल अ पुलिस रिपोर्ट। तो आप सीधा मैजिस्ट्रेट के पास जा सकते हो अपने इलाके के और उन्हें बोल सकते हो कि ऐसे ऐसे हुआ, पुलिस वाले ने मेरा केस फाइल करने से मना कर दिया। तो वो क्या करेगा, मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट केस ओपन कर देगा या पुलिस वालों को खुद बोलेगा कि इस मामले को इन्वेस्टिगेट करो और पुलिस रिपोर्ट फाइल करो, क्यों नहीं करी तुमने, डांट लगाएगा। यहाँ तक समझ में आया? आप कहाँ जा सकते हो, पुलिस वाला कंप्लेंट नहीं लिख रहा तो मैजिस्ट्रेट के पास। इतना समझ में आया? अनुष्का, गुनगुन, ठीक। एक बॉक्स बना हुआ है पेज 65 पे। ध्रुव क्लियर है ना सब? ध्रुव है ना? ध्रुव, बॉक्स बना हुआ था सीआरपीसी कंटेन elaborate details about the procedure to be followed in every investigation, inquiry and trial। तो सीआरपीसी में क्लियरली मेंशन है, फॉर एवरी ऑफेंस अंडर द आईपीसी और एनी अदर लॉ it divides the procedure to be followed for administration of criminal justice into 3 stages: investigation, inquiry and trial। ठीक है, नाउ ट्रायल पे हम आते हैं। इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी एक साथ हो गई है। नाउ ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस। ट्रायल इज द जुडिशियल एडजुडिकेशन। इसको पढ़ो गुनगुन। ठीक है, तो आपका पहले एक टॉपिक था व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस। ऑफेंसेस 3 तरीके के थे जो थे आपके बेलेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल और कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल। अब 3 तरीके के आपके ट्रायल्स भी होते हैं। किस तरीके से आपका केस जो है, टाइप ऑफ केस, ऑफेंस नहीं, टाइप ऑफ ट्रायल किस तरीके का होगा। सबसे पहले होता है वारंट केस। वारंट केस के अंदर पनिशमेंट जो है डेथ या इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट जो होती है 2 साल की है, तो डेथ वाला केस होगा कि जिसके अंदर सजाए मौत मिल सकती है इस इंसान को, या फिर एटलीस्ट 2 साल से ज्यादा की सजा मिल सकती है। ठीक है, 2 साल की सजा भी वो हीनियस क्राइम के लिए। एक होता है पेटी क्राइम की भी सजा कई बार 2 साल की होती है, वो वाले नहीं, क्राइम की ग्रेविटी देखी जाती है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जिसमें 2 साल से ज्यादा की सजा है, हीनियस क्राइम है, डेथ, मर्डर तक की, सॉरी हाँ, आपको जो है डेथ तक की पनिशमेंट मिल सकती है, वो वारंट केस में जाएगा। 2 तरीके से ये केस स्टार्ट हो सकता है, 2 तरीके से ये केस बनता है। पहला, या तो पुलिस ने अपनी चार्जशीट फाइल करके कोर्ट को सबमिट करा दी हो, मैजिस्ट्रेट को सबमिट करा दी हो, या मैजिस्ट्रेट के पास आप डायरेक्टली पहुंच गए क्योंकि पुलिस वाला आपकी रिपोर्ट नहीं लिख रहा था और आपने डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट कर दिया, अब उसने कोर्ट में वो केस देखना शुरू करा। ठीक है, पहला केस जहां पे पुलिस चार्जशीट बना के देगी और वो चार्जशीट जो है, वो रिपोर्ट जो है जब मैजिस्ट्रेट के पास आएगी और मैजिस्ट्रेट को लगता है कि इस रिपोर्ट के बिना पे केस नहीं बनता है, मैं केस नहीं, मेरे को नहीं लगता कि ये वैलिड है, तो ऐसे केस के अंदर वो जो एक्यूज है उसको वो छोड़ देंगे, जिसको कहते हैं डिस्चार्ज। ठीक है, वो डिस्चार्ज कर देंगे क्योंकि पुलिस रिपोर्ट के बेसिस से मुझे नहीं लगता कि आपको जो है केस बनता है कोई, तो आपको छोड़ देना चाहिए। ऐसे मामले के अंदर कोई भी सुनाई नहीं होगी, कोई भी आपका प्रोसिक्यूशन कुछ भी होगा ही नहीं, कोई आपके एविडेंस वगैरह कोई मतलब प्रोसीडिंग ही नहीं होगी इनफैक्ट। ठीक है ना, तो कोई प्रोसिक्यूशन नहीं सुना जाएगा। बट अगर आपने डायरेक्ट कंप्लेंट करी है मजिस्ट्रेट के पास ऐसे केस के अंदर जिसमें पुलिस रिपोर्ट नहीं हुई है, डायरेक्ट मामला खुला है, ऐसे केस के अंदर आप छोड़ तो सकते हो एक्यूज को, बट उससे पहले पूरा प्रोसिक्यूशन चलेगा। ठीक है, पूरी बातें सुनी जाएंगी, पूरे एविडेंसेस को लिखा जाएगा, उसके बाद ही आप छोड़ सकते हो अगर आपको फिर भी लगता है कि केस में इतना दम नहीं है, बट आपको पहले सुनना पड़ेगा पूरे केस की सारी साइड्स। ठीक है, इन बोथ द केसेस अगर एक्यूज को नहीं छोड़ा जाता है, चाहे पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे या कंप्लेंट के बेसिस पे, जज को लगता है हाँ केस बनता है, उस स्टेज को कहते हैं फ्रेमिंग द चार्ज, कि चार्ज फ्रेम हो गया है, अब केस की पूरी सुनाई सब कुछ प्रॉपर होगी। ठीक है, तो फर्स्ट हियरिंग होती है अबाउट टू हियर द प्रोसिक्यूशन एंड रिकॉर्ड एविडेंस। तो पहली प्रोसिक्यूशन आपकी जो है उसके अंदर होगी जो फर्स्ट हियरिंग होती है वो उसको जज को सुननी पड़ेगी, अगर वो पुलिस रिपोर्ट से नहीं गई है, डायरेक्ट गई है। ठीक है, एंड रेस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंसेस पनिशेबल बट डेथ। अगर आपकी कोई ऐसी पनिशमेंट है जिसमें
आजीवन आपको कारागार के पीछे रखा जाएगा, दैट इज 14 ईयर्स जेल में रखा जाएगा, डेथ का पनिशमेंट हो सकता है, या 7 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है। ये वाले केसेस आपके सेशन कोर्ट के अंदर चलते हैं, मैजिस्ट्रेट फॉरवर्ड कर देता है इन केसेस को सेशन कोर्ट में। ठीक है, ज्यादा बड़े केसेस। इतना क्लियर हुआ, कोई डाउट? कनिका समन केस में 2 साल से भी कम है सजा, ठीक है ना। तो अगर केस में अगर आपका जो है ऑफेंस 2 साल से कम की सजा वाला है, अगर आपको ऐसा कुछ आपने ऑफेंस किया जिसमें 2 साल से कम की सजा मिलेगी, तो वो आपका समन केस होगा। उसके अंदर चार्जिंग द फ्रेम वाला स्टेज की जरूरत नहीं कि जज पूरा देखेगा केस बनता है नहीं बनता है, चार्ज फ्रेम करूं या डिस्चार्ज करूं, वो सब करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट सीधा नोटिस इशू कर देगा कि कोर्ट के सामने इस तारीख को आपको हाजिरी लगानी है, आपको आना है। उस दिन हम डिसाइड करेंगे कि आपके केस को समन केस ही रखना है या वारंट केस रखना है। ठीक है, अगर उन्हें लगता है कि नहीं ये केस जो है बड़ा केस है, इसको न्याय की ज्यादा जरूरत है, या फिर ये इंपॉर्टेंट केस बन सकता है और इसको वारंट केस में कन्वर्ट करने की जरूरत है, ये जिस दिन वो जो अपियर होगा कोर्ट में उस दिन डिसाइड हो जाता है कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करने के खाली नोटिस से ही बात बना के इसको रफा दफा करना है। तो नोटिस आप इशू करते हो, समन केस का हमेशा याद रखना नोटिस इशू होता है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज नहीं होता है। जब कोर्ट के पास पावर है, जिस दिन वो बंदा अपियर होगा कोर्ट में उसी दिन वो डिसाइड कर लेंगे कि इसको वारंट केस के अंदर कन्वर्ट करना है कि नहीं, डिपेंडिंग अपॉन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। देन सीआरपीसी ने बहुत छोटे छोटे क्राइम्स को या बहुत छोटे छोटे ऑफेंसेस को समरी ट्रायल के अंदर समरी वे में रखा हुआ है, जिसकी सजा 3 महीने से ज्यादा नहीं होती। बेसिकली वो चलान वाला वगैरह जो केसेस होते हैं वो इसमें भी जा सकते हैं। जैसे आपका जो है कुछ चलान वगैरह हो गया है, आपको जो है कोर्ट में करना है, तो समरी ट्रायल के अंदर वो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो है 3 साल से ज्यादा की सजा नहीं हो सकती है। और ऐसे केसेस के अंदर जो है सम्मन भेज दिया जाता है, या तो कोर्ट आओ या अपने आप को जो है डिफेंड करो, या फिर मान लो आपकी गलती है और पे कर दो अपना फाइन। ठीक है, अगर 200 रुपए की सजा है, आपके जो क्राइम है उसमें आपका जो वो है पेनल्टी है 200 रुपए का बनता है, तो वहां पे आप अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सकते, अपील भी नहीं कर सकते, 200 रुपए दो चुपचाप और जाओ। पर अगर 200 रुपए से ऊपर का केस है तो आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपके पास है अपने आप को बचाने का कोई तरीका, तो आप बचाओ और अपने पैसे भी बचा लो। समझ आया? क्लियर सो फार? ठीक है। द कॉमन फीचर्स इन ऑल थ्री ऑफ द अफॉरमेंशन्ड ट्रायल्स, ऊपर जो ये तीनों ट्रायल्स थे इनको जो है मे बी रफली ब्रोकन इनटू द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट स्टेजेस। ये जो केसेस का अब हम जो है पूरा का पूरा ये ट्रायल देख रहे हैं, ट्रायल को किस तरह से बांटा गया है ये सारा हम करेंगे कि कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स आगे कैसे चलती हैं। ठीक है, तो हम इस मामले पे आ गए हैं कि चार्ज कर दिया है हमने, फ्रेम कर दिया है चार्ज, ये केस अब इनिशिएट हो जाएगा। तो अब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से हम आगे आगे चलेंगे। इतना समझ में आया? आगे बढ़े, कंटिन्यू करें? ध्रुव है कि नहीं है? ध्रुव, नंदनी ध्रुव दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है एज एन ऑनलाइन में? ये बस खुश है जिंदगी में, ये मुझे स्कूल वाली मैम समझ रहा है। उसे बोलो उसके नंबर अच्छे नहीं आए, पढ़ लेगा। चलो कंटिन्यू करते हैं। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज और गिविंग ऑफ नोटिस। तो अगर आपका सम्मन केस है तो आप नोटिस भेजोगे, या फिर आपका जो है वारंट केस है तो आप चार्ज करोगे फ्रेम को। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ ट्रायल, यहाँ से आपका केस शुरुआत होता है। एट दिस स्टेज द जज इज रिक्वायर्ड टू वे द एविडेंस गैदर्ड बाय द पुलिस ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन टू ascertain whether or not a prima facie on the face of record case against the accused has been made out or not, कि केस बन रहा है कि नहीं। अगर बन रहा होता है तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करते हैं। In case the material placed before the court is sufficient, the court frames of charge and proceed with the trial. If on the contrary जज को लगता है कि नहीं मामला कुछ खास नहीं बन रहा है, मटेरियल इनसफिशियंट है, जज जो है वो डिस्चार्ज कर देता है एक्यूज को एंड रिकॉर्ड रीजन फॉर डूइंग सो, और लिखता है कि मैं इसको क्यों छोड़ रहा हूँ, व्हाट आर द रीजंस आई एम लीविंग दैट पर्सन, आई एम डिस्चार्जिंग दैट पर्सन। द चार्ज इज रेड ओवर एंड एक्सप्लेन टू द एक्यूज, एक्यूज को समझाया जाता है क्या क्या है, हु मे प्लीड गिल्टी और नॉट गिल्टी। तो पहले तो जो गुनाहगार है जिसके ऊपर एक्यूज है, जिसको हमें लगता है कि गुनाह जिसने करा होगा, उसके सामने उसका पूरा का पूरा गुनाह बताया जाता है कि आपके अगेंस्ट ये पूरा केस फाइल हुआ है, आप बताइए आप मानते हैं आपने गुनाह किया है कि नहीं किया है।
अगर वो सामने वाला कहता है नहीं मैंने गुनाह नहीं किया है, तो उसको जो है इफ द एक्यूज प्लीड्स गिल्टी, अगर वो मान लेता है कि हाँ मैंने गुनाह करा है, तो जज सीधा लिखता है और उसके ऊपर केस का वो लगा देता है, जो भी पेनल्टी देनी है। अगर वो एक्यूज कहता है नहीं नहीं साहब मैंने कोई गुनाह नहीं किया, तो फिर आपका ट्रायल शुरू होता है, फिर कहानी स्टार्ट होती है। ठीक है। You may note that the actual trial starts only after the charge has been framed and stage preceding in the trial is called inquiry. तो ये जो पीछे का स्टेज था जिसके अंदर जज जो है वो देख रहे हैं केस को, रीड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, वो इंक्वायरी स्टेज थी सारी की सारी। After the inquiry, the charge is prepared, and after the formulation of charge, trial of the accused start. So the stage between the investigation and trial, the whole sequencing, is called inquiry. A charge is nothing but formulation of the accusation made against the person who is to face trial for a specified offence. तो चार्ज, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि आपके खिलाफ केस जो है, जो मामला है वो शुरू हो गया है। इट सेट आउट द ऑफेंस दैट वाज एलिजिडली, या एलिजिडली बोलते हैं इसको, एलिजिडली, मैं गलत बोल रही हूँ, वर्ड बताना भाई मुझे, allegedly committed। ये समझ में आ गया? थोड़ा फास्ट करें, किसी को कुछ नहीं समझ में आए एक बार रुक के पूछ लो। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोसिक्यूशन एविडेंस। जो दोनों कोर्ट के जो भी आपके वो होंगे लॉयर्स हैं, वो सारे अपना मामला शुरू करते हैं। आफ्टर द चार्ज इज फ्रेम्ड, द प्रोसिक्यूशन इज आस्क्ड टू एग्जामिन इट्स विटनेस बिफोर द कोर्ट। तो आपका जो लॉयर है वो आएगा, सारे के सारे आपसे जो विटनेस आएंगे उनको बुलाया जाएगा, उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। जो विटनेस को बुला के सवाल जवाब किए जाते हैं उसे एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं, 1 मार्क। समझ में आया? पेपर में आ चुका है ये। जो आप विटनेस से सवाल जवाब करोगे एग्जामिनेशन इन चीफ है। द एक्यूज हैज अ राइट टू क्रॉस एग्जामिन ऑल द विटनेस प्रेजेंटेड बाय द प्रोसिक्यूशन। तो एक्यूज के पास भी हक है कि वो भी सामने से आके सवाल कर सकता है। The CRPC provides that when the examination of witness has once begun, it shall be continued day to day until all the witness in attendance have been examined. जब तक सारे गवाहों के आंसर्स नहीं सुन लिए, आपको रेगुलरली ये करने हैं। प्ली बार्गेनिंग पेपर में बहुत बार आया है। It refers to the negotiation between the prosecution and the defendant. जो ऑपोजिट पार्टी है, विक्टिम साइड वाली पार्टी है, और डिफेंडेंट जो अपना को बचा रहा है, जिसके अंदर डिफेंडेंट कह देता है कि ठीक है मैं अपना गुनाह मानने को तैयार हूं पर मुझे पनिशमेंट लेस चाहिए, उसे प्ली बार्गेनिंग कहते हैं। अगर मेरी 5 साल की सजा मिल बनती है, मैं अपना गुनाह मानने को तैयार हूँ, मुझे 3 साल के अंदर अंदर छोड़ना होगा। दैट इज प्ली बार्गेनिंग, जहां आप अपनी गलती खुद मान लो फॉर अ लेसर चार्ज। पेपर में ये भी आया हुआ है। कोई डाउट यहाँ पे? हाँ, प्ली बार्गेनिंग को एज एन एविडेंस मतलब कि मैं आपको गवाह बन जाता हूँ, मैं दूसरों को फंसवाऊंगा। यस, मैं आपको जो मेहनत, हाँ हाँ, दैट इज टोटली एडमिशन ऑफ गिल्टी। आपने गिल्टी मान लिया अपने आप को, बस आप ये कह रहे हो कि मैं आपका टाइम बचा रहा हूँ, मैं आपका एफर्ट बचा रहा हूँ, आप मुझे थोड़ी सजा दे दो, बड़ी सजा मत दो। ठीक है ना? तो स्टेटमेंट ऑफ, ये काइंड ऑफ कन्फेशन हो जाता है, क्योंकि आप गिल्ट तो मान ही रहे हो ना। एडमिशन में तो आप सर्टेन लाइन को एक्सेप्ट करते हो, कन्फेशन में पूरा गना मान लेते हो। ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज, उससे अलावा किसी को कुछ पूछना है? नंदिनी, अनुष्का, गुनगुन, ध्रुव? स्टेटमेंट ऑफ, अब जिसके ऊपर केस चल रहा है उसकी स्टेटमेंट को भी सुना जाएगा। द कोर्ट हैज द पावर टू एग्जामिन द एक्यूज एट एनी स्टेज ऑफ द इंक्वायरी। कभी भी क्वेश्चन उससे पूछ सकते हैं, इंक्वायरी स्टेज पे भी पूछ सकते हैं, और ट्रायल के स्टेज लेवल पे भी कहीं पे भी उससे क्वेश्चनिंग हो सकती है। फॉर द पर्पस ऑफ एलिसिटिंग एनी एक्सप्लेनेशन, ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए, अगेंस्ट इंक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टांसेस अपीयरिंग बिफोर इट, जो भी सारा मामला चल रहा है उसको लेके। However, it is mandatory for the court to question the accused after examining the evidence of the prosecution if it incriminates the accused. इंक्रिमिनेशन का यहाँ पे एक मतलब था, फिर मैं भूल गई हूँ। ठीक है। तो जब सारे के सारे आप जो हैं विटनेसेस से सवाल जवाब कर लेते हैं, उसके बाद आप अक्यूज से पूछते हो
कि तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे कि नहीं, या फिर अपनी गलती मान लेते हो, जो सामने वाले ने बोला है वो सब तुम्हें एक्सेप्टेबल है कि हाँ सामने जो विटनेस हमारे अगेंस्ट खड़े होकर बोल रहे हैं तुम मानते हो उनकी बात। दिस एग्जामिनेशन इज विदाउट ओथ एंड बिफोर द एक्यूज एंटर द डिफेंस। तो इसमें ओथ एक्यूज से नहीं ली जाती है। The purpose of this examination is to give the accused a reasonable opportunity to explain incriminating facts and circumstances in the case। तो ये मौका मिलता है कि जिसके अंदर आप अपने आप को नॉन गिल्टी प्रूव कर सको, अपनी सफाई में कुछ भी कह सको। इतना समझ में आया? ठीक है। इसके बाद डिफेंस एविडेंस। अब जो जिसके ऊपर केस चल रहा है वो भी तो खाली हाथ नहीं बैठा होगा, उसने भी लॉयर वगैरह कर रखा होगा। अब वो कुछ अपने एविडेंसेस रखेंगे अपने आप को बचाने की, जिनके ऊपर केस चल रहा है वो भी कोशिश करेंगे। If after taking the evidence for the prosecution, examining the accused and hearing the prosecution and defense, the judge considered that there is no evidence that the accused has committed the offense, the judge is required to record the order of acquittal। ये मार्क कर लेना। अच्छा, इसमें डिफेंस एविडेंस सारा कुछ हो गया। तो अगर जज को सारी बातें सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ये जो वो जो है एक्यूज है वो बेगुनाह है, ठीक है, गुनाहगार नहीं है, इसको छोड़ देना चाहिए, पूरा केस हो जाने के बाद उसको छोड़ दिया गया, तो उसे ऑर्डर ऑफ एक्विटल कहते हैं। 1 मार्क। केस शुरू होने से पहले डिस्चार्ज, केस पूरा चलने के बाद उसको छोड़ा जा रहा है, ऑर्डर ऑफ एक्विटल। समझ में आया? However, when the accused is not acquitted, उसको नहीं छोड़ा जाता for the absence of evidence, a defense must be entered and evidence adduced in its support। अगर जज को लगता है कि नहीं ये जो है इसको छोड़ना तो नहीं चाहिए, इसके ऊपर केस बन रहा है या फिर जो है सारी चीजें इसके अगेंस्ट जा रही हैं, इस टाइम पे जो है जो डिफेंडेंट है, जो एक्यूज है, वो अपने लिए भी कुछ एविडेंस रखना चाहे तो वो रख सकता है। अ डिफेंस मस्ट बी एंटर्ड, उसकी उसकी बचाने के लिए, उसकी सफाई में कुछ आपके जो है आप बात बोल सकते हैं। Evidence adduced in the support for this purpose, the defense may examine witness, including the accused। जो उसको बचाने के लिए लॉयर है उसको डिफेंस बोलते हैं। जो अक्यूज को बचाने के लिए जो लॉयर रखा गया उसे डिफेंस का लॉयर बोलते हैं। तो वो अक्यूज से भी क्वेश्चन कर सकता है। जो दूसरे प्रोसिक्यूशन के आपके प्रोसिक्यूशन मतलब जो अक्यूज के ऑपोजिट साइड खड़ा है, विक्टिम वाली साइड, जो लॉयर खड़ा है, उन्होंने जितने गवाह लाए हैं उनसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। तो ये आप क्वेश्चनिंग जो है आपका डिफेंस साइड वाले बंदे भी कर सकते हैं। The witness produced by defense are cross examined by the prosecution। दोनों साइड के एविडेंस को दोनों साइड के लॉयर्स क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। इतना समझ में आया? बोरिंग तो नहीं हो रहा? ठीक है, बस ये टॉपिक खत्म कराऊंगी जजमेंट तक। मोस्ट एक्यूज पर्सन डू नॉट लीड डिफेंस एविडेंस इन इंडिया। One of the major reasons for that in India, the burden is cast on the prosecution to prove the offence and the degree of proof required in the criminal trial is proof beyond reasonable doubt। तो बहुत सारे ऐसे एक्यूज्ड हैं जो अपने डिफेंस को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रखते, डिफेंस लॉयर्स को इतना ज़्यादा वो नहीं करते, क्योंकि हमारा कानून क्या कहता है कि हर बंदा बेगुनाह है जब तक आप प्रूव ना कर दो कि वो गुनहगार है। और प्रूव करने की जिम्मेदारी कौन से की होती है? प्रोसिक्यूशन की होती है। विक्टिम की जिम्मेदारी होती है ये प्रूव करना कि एक्यूज ने मेरे साथ गलत करा है, वरना हर कोई बेगुनाह है। तो चोर वही जो पकड़ा जाए, ठीक है, चोर वही जिसकी चोरी आप साबित कर दो। तो साबित करने की ड्यूटी किसकी है? जिसके साथ चोरी हुई है। तो जो प्रोसिक्यूशन साइड है, जो एक्यूज के ऑपोजिट खड़ा है, विक्टिम का जो लॉयर है, सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आती है प्रूव करने की कि इसने गुनाह किया है। ठीक है, तो ये हमारे कोर्ट का प्रोसिक्यूशन का तरीका ही ऐसा है, कोर्ट का तरीका ऐसा है। तो जितने भी एक्यूज पर्सन है इनके डिफेंस एविडेंस वाला कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है इतना ज्यादा। ठीक है, मतलब सारा का सारा बर्डन प्रोसिक्यूशन के ऊपर आ जाता है। और प्रोसिक्यूशन को इस तरह से केस को प्रेजेंट करना होता है कि जज को 1% का भी डाउट ना रह जाए कि हाँ जी सामने वाला एक्यूज गुनहगार नहीं है। ठीक है, अगर 1% भी उसको लगता है कि ये बेगुनाह है, जज को लगता है, तो वो छोड़ देगा उसको। तो आप प्रोसिक्यूशन को पूरी तरह से ये श्योर करना पड़ेगा कि हाँ ये गुनहगार है। दिस इज क्वाइट अ हाई स्टैंडर्ड दैट प्रोसिक्यूशन मस्ट मीट। It is not enough for the prosecution to assert that the accused has committed the offence. The judge must be convinced। खाली प्रोसिक्यूशन के मानने से ये नहीं हो जाएगा कि एक्यूज ने क्राइम करा है, जज का मानना ज्यादा जरूरी है। और जज को 1% का भी डाउट नहीं होना चाहिए कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। Final argument, this is the final stage of the trial। The provision of CRPC provide that when examination of the few witness of the defense is complete, the prosecutor shall sum up the prosecution case। जो against में है accused के lawyer, वो अपना मामला पूरा end up करेगा।
एंड एक्यूज को अपनी सफाई में बोलने का मौका दिया जाएगा। इन्हें फाइनल आर्ग्यूमेंट्स बोला जाता है। 1 मार्कर। जजमेंट, दोनों साइड की बातें सुनने के बाद, प्रोसिक्यूटर डिफेंस की साइड सुनने के बाद जज जो है अपनी फाइनल जजमेंट बोलता है। तो समझ में आया? क्लियर है? Under the CRPC, an accused can be withdrawn from prosecution at any stage of the trial with the permission of the court. किसी भी टाइम पे आप अपना केस वापस ले सकते हो कोर्ट की परमिशन से। If the accused is allowed to be withdrawn from the prosecution prior to framing the charge, अगर चार्ज बनने से पहले ही जज के पास फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से पहले ही अगर वो छूट जाता है तो उसको डिस्चार्ज बोलते हैं। अगर केस के चलते चलते या केस के बाद छूटता है, केस के एंड में, उससे एक्विटल बोलते हैं। समझ में आ गया? छूट जाना और बच जाना। ठीक है, मैं थक गई। ये वाला जो है अब हम कल करते हैं, कल या परसों। ठीक है, कल अगर 2 बजे रखूं तो लोगे? ठीक है, मैं कंफर्म कर देती हूँ। मेरे पास शेड्यूल बनता है तो कल 2 बजे के स्लॉट में तुम लोगों को देती हूँ। ठीक है, आज क्या डे है? ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे ले लूंगी। सैटरडे या संडे, सैटरडे लूंगी, संडे। चलो बाय। सैटरडे। ओके।